छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद आप सब जानते हैं कि मैं अनुसूचित समाज से भी आती हूँ, और उसमें हमारे यहाँ पे था कि उस समय की बेटियों को कम पढ़ाना, और मैं पहली अपने गांव से हूँ कि जो मैं 9th में गई। बस दिहाड़ी मजदूरी पिताजी करते थे। थोड़ा बहुत दादी को जो पेंशन मिलती थी। आज आपको कैसे लगता है कि जिस कांस्टेबल में आप गई थी नौकरी लेने के लिए, और आज वो कांस्टेबल आपके साथ ड्यूटी करता है? अच्छा लगता है ये से। हाँ, भैंस से दूध निकाला मैंने। गोबर तो ये तो छोटी बात है। मैंने कि गांव में जिस पेड़ को किसी ने नहीं काटना था वो पेड़ मेरे नाम छोड़ दे। हाँ, वो पेड़। कितने लोग थे गांव में जो ये टोन मारते थे कि अरे बीएड वाली बारी देखो घास ला रही है? 8-10 लोग तो ऐसे थे जो पर डे मैंने कि मुझे सुनाते थे। हाँ, अब 2 महीने पहले आप मंगेश घड़ियाल जी से ट्यूशन ले रहे थे, और 2-3 महीने बाद जब आप उनको मिले तो इस जनपद की प्रथम नागरिक के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मिले, तो घड़ियाल जी का रिएक्शन क्या था? नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चकलानी और मैं उत्तराखंड से हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, और यहाँ पे पहाड़ में महिलाओं का जीवन कभी भी आसान नहीं रहा है। इसके बावजूद समय समय पर यहाँ पे ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस पहाड़ के जीवन को बदल दिया। और आज मेरे साथ उत्तराखंड में पहाड़ की एक ऐसी बेटी, एक ऐसी नारी शक्ति है। स्कूल जाती थी तो लगभग 5 किलोमीटर पढ़ाई करने के लिए जाती थी। रुद्रप्रयाग जिले की प्रथम नागरिक, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव सासी। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। लेकिन आज का जो इंटरव्यू है वो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। क्योंकि पहाड़ में एक नारी जो परिश्रम करती है, जो घर में गोबर निकालती है, जो बांझ लाती है, पहाड़ों में जंगल में जाना पड़ता है, बांझ काटना पड़ता है, खेतों में खुदाई करनी पड़ती है, वो सब आपने किया। और उसके बावजूद आज आप रुद्रप्रयाग की प्रथम नागरिक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। और बहुत आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करूं तो आप भी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे अपने व्यक्तिगत लाइफ को लेके, अपने जो भी होता है। जी जी। कैसा लग रहा है आपको? देखिए कि बहुत अच्छा मुझे फील होता है। जैसे कि आपने कहा है कि संघर्ष तो मैं मानती हूँ कि किसी भी इंसान के जीवन का प्रथम पड़ाव कहूँगी मैं, कि संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और जब तक इंसान संघर्ष नहीं करता है तब तक आगे बढ़ना बहुत नामुमकिन है। आगे बढ़ने के लिए हमें संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। और रही 3-4 साल पहले की बात, तो मेरा जीवन 3-4 साल पहले से नहीं, मैं बचपन से ही मैंने संघर्ष किया है। जी जी। अपनी माँ की बिटिया अकेली थी, 2 मेरे छोटे भाई थे, लेकिन मुझे घर का भी माँ के साथ भी पूरा काम करना पड़ता था। मुझे ये लगता था कि मेरी माँ को ये न लगे कि मेरे साथ दूसरा सहयोगी नहीं है। पहाड़ में तो वैसे भी लड़कियां ज्यादा काम करते हैं, लड़कों की अपेक्षा। बस लड़कों की अपेक्षा। लेकिन मैं बहुत काम करती थी, बहुत काम। मैंने कि घर का, छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मायके में भी पूरी तरह से माँ का हाथ बटाया है। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आप स्कूल जाते थे तो आप 4-5 किलोमीटर पैदल जाते थे? हाँ, स्कूल मेरा बहुत दूर था। जब मैंने हमारे इधर, तब हम बहुत पिछड़ा इलाका था हमारा। आज तो खैर वहाँ सड़क चली गई, स्वास्थ्य सुविधाएं भी लगभग काफ़ी अच्छी हो गई हैं। लेकिन जब मैं 8वीं मैंने कर दिया था, लेकिन तब टफ होता था हमारे लिए। 9th में जाना है, लेकिन किसके साथ जाना है? अच्छा। तब हमारे लिए बहुत ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने तो ऐसी खड़ी हो गई थी कि आप सब जानते हैं कि मैं अनुसूचित समाज से भी आती हूँ, और उसमें हमारे यहाँ पे था कि उस समय की बेटियों को कम पढ़ाना। और मैं पहली अपने गाँव से हूँ कि जो मैं 9th में गई। अच्छा, आपके गांव में आप पहली लड़की हैं? हाँ, अपने अनुसूचित समाज में। अनुसूचित समाज में? जी। जिस समाज से आप आती हैं? हाँ, जिस समाज से मैं आती हूँ। 8वीं के बाद 9th डिवीजन में प्रवेश किया है। आप अकेली लड़की? अकेली थी मैं। तो आप स्कूल किसके साथ जाते थे? तो स्कूल जब मेरी और गांव की बड़ी बहनें थी उनके साथ, पर लेकिन मेरा जो क्लासमेट था वो कोई नहीं था मेरे गांव से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मतलब दूसरे समाज में एडजस्ट करना, दूसरे वर्ग के लोगों के साथ में वो बहुत। फिर जो जहाँ हमारा इंटर कॉलेज था तो वो काफी दूर था। अच्छा, पिताजी क्या करते थे? पिताजी मेरे मिस्त्री काम करते थे। अच्छा, मिस्त्री काम करते थे। तो आप सोचिए, एक मिस्त्री की बेटी गांव में कभी ये सपने देख ही नहीं सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगी, आज सरकार में अपना सहयोग देंगी। तो 9th के बाद आप इंटर में चले गए? इंटरमीडिएट मेरा हुआ, तो उसके बाद फिर परिस्थिति ये आ गई कि पिताजी ने कहा कि बेटा पढ़ाने के लिए तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन स्थिति ये है कि
फिर वहाँ कमरा करना इतना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इतना, उनके लिए संभव हाँ, नहीं क्योंकि मेरे तो छोटे भाई भी थे, उनको भी पढ़ाना आपके था। दादाजी बहुत पहले ही जो है, दादाजी तो जब मेरे पापा जी 14 साल के थे तो तब गुजर गए थे दादाजी। अच्छा। हाँ, तो फिर बीच में जो पारिवारिक परिस्थितियां थी, वो थोड़ा जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं हाँ, थी। इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब जो तो दिहाड़ी मजदूरी बस करते दिहाड़ी थे। मजदूरी पिताजी करते थे। अच्छा। थोड़ा बहुत दादी को जो पेंशन मिलती थी, हाँ। और दादी का एक ध्येय था कि इसको पढ़ाना है, ये पढ़ना चाह रही है, तो इसको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो मुझे कॉलेज में रखा गया अगस्तमुनि, तो तब मेरा ननिहाल है अगस्तमुनि में। अच्छा। तो मैं वहाँ से मेरी नानी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे घर में रहेगी और यहाँ से कॉलेज करेगी। अच्छा। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट ईयर हुआ। तो बीच में तब तक हम लोगों का होता ही है पहाड़ में कि बस तुरंत अब बिटिया भाई कॉलेज चली गई, बड़ी हो गई, इसका तो बीच में हो गई, बातचीत भी हो गई। तो फिर मेरा रिश्ता आ गया आपके लिए। रिश्ता आ गया मेरे लिए। ना कि लड़कियाँ के देखने वाले आते थे, छिपते थे। अच्छा। मैं छिपी नहीं, मैंने सीधे उनके सामने बात की, उनको प्रणाम किया, उनके साथ बात की। तो मैंने एक ही बात रखी कि अगर मैं जहाँ भी मेरी अंकल जी जहाँ भी मेरी शादी होगी, तो मेरा एक सपना ये है कि वो मेरे को बीएड करवाएं। अच्छा। हाँ, और मुझे टीचर बनना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है। और उसके बाद मेरा वहाँ पे रिश्ता तय हुआ। अच्छा, शादी की शर्त ये है कि आपको पढ़ाई करना है। हाँ। तो ये अच्छी शर्त है। बिल्कुल आप एक ही शर्त थी। हाँ, आगे बढ़ सकते। अब आपकी शादी हो गई, अब शादी तो आप जकोली महाविद्यालय में आपने प्रवेश ले लिया। बिल्कुल, आपका ग्रेजुएशन हुआ, आपका पोस्ट हुआ, और उसके बाद आपने बीएड किया। बीएड किया मैंने 2015 टू 17 का 2 साल का मेरा बीएड अच्छा, था। बीएड किया आपने। हाँ, बीएड किया। तो उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई किया, कभी टेस्ट कुछ दिया आपने? हाँ, मैंने लगातार, जब से मैं बीए में गई तो मैंने लगातार मैं लगी रही। बीच में जब हमारा यहाँ पे 2016 में ये भर्ती आई थी पुलिस की। अच्छा। तो उसमें भी मैंने एसआई का भी फील्ड निकाला था। अच्छा। हाँ, कांस्टेबल का भी फील्ड निकाला अच्छा। था। हाँ, तो महज 2 नंबर से मैं कांस्टेबल में रुक गई, ऐसे कुछ 2-4 नंबर से एसआई में रुक गई। लेकिन एक सपना था कि कहीं ना कहीं तो जाना, सरकारी में तो जाना है। हाँ। तो आज आपको कैसे लगता है कि जिस कांस्टेबल में आप गई थी नौकरी लेने के लिए, और आज वो कांस्टेबल आपके साथ ड्यूटी करता है? अब अच्छा लगता है। हाँ। 2011 में बेटा हो गया। हाँ। और 2016 में ये भर्ती में गया, जब इनका बेटा लगभग 5-6 साल का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे देखने आया था। मेरी मम्मी सबसे तेज भाग रही है, ऐसे ऐसे करके। बेटा भर्ती में देखने आया था इनके कि मम्मी कितना तेज दौड़ रही है। हाँ। अच्छा, जब आप ससुराल में आई तो आपके लिए कितना मुश्किल था ससुराल में ये एडजस्ट करना, अपने मायके छोड़ के ससुराल में आना? आपका, क्योंकि आपका ख्वाब था कि आप सरकारी जॉब करेंगे, टीचिंग करेंगे, या कुछ भी मतलब। तो क्योंकि मैंने सुना है कि आप वहाँ पे गोबर निकालते थे, घास लाते थे, सब काम आपने किया है। तो ये कितना मुश्किल था आपको? ससुराल वालों ने कितना सपोर्ट किया आपको? ससुराल वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया है। आज अगर मैं यहाँ भी हूँ तो सिर्फ उनके सपोर्ट की वजह से हूँ। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर वो मेरे साथ खड़े ना होते तो मैं यहाँ तक कभी ना आती। अच्छा। हाँ, मैंने भैंस से दूध निकाला, मैंने गाय से दूध निकाला। हमारे गाँव में जितने भी हमारे घर के काम होते थे, गोबर तो ये तो छोटी बात है। मैंने कि गाँव में जिस पेड़ को किसी ने नहीं काटना था, वो पेड़ मेरे नाम छोड़ देना। हाँ, वो पेड़ मेरे नाम छूट जाता था। जंगल में मेरे को गाँव वाले कहते थे कि मन की वो क्या है, पढ़ी लिखी गंवार। अच्छा। हाँ, इस प्रकार से लोग ये कहते थे गंवार। कितने लोग थे गांव में जो ये टोन मारते थे कि अरे बीएड वाली बारी देखो घास ला रही है? 8-10 लोग तो ऐसे थे जो पर डे मैंने कि मुझे सुनाते थे। हाँ, तो ऐसा बीएड वाली घास वाली, बीएड वाली की भाई बीएड कहाँ की, मन के ऐसे होते हैं पढ़ी लिखी। अच्छा। पढ़ी लिखी होती, कुछ आता उसको तो कुछ करती, जॉब करती, पोस्ट ग्रेजुएशन गोबर वाली, बस यही था सबका। ये ताने सब मारते थे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि ये सब चीजें आपने देखी लाइफ में, तो ये राजनीति में कैसा प्रवेश हुआ आपका? मतलब आप सोचो, आप एक कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आप हमारे जिले की प्रथम नागरिक हैं आज, तो कैसे आपका पदार्पण जो है राजनीति में हुआ है? अब जब 2019 के चुनाव हुए तो उसमें मैं जा रही थी खेत में अपने सास के साथ। तो गांव की महिलाएं होती हैं। अच्छा। कि यार ये सबके साथ बातचीत करने के लिए बढ़िया है। अच्छा। सबको प्रणाम करती है। अच्छा। इसमें अच्छे संस्कार हैं, तो इसको क्या करना है, हमने इस बार अपने गांव का प्रधान बनाना है। अच्छा। और मैं घर आई और मैंने अपने ससुर जी से कहा कि पापा जी मेरे को लोग ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं जाना है राजनीति में, आप प्लीज इन चीजों से मुझे दूर ही रखिए। तो पापा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपने संघर्ष किया है, पढ़ाई की है, जरूर आप
नौकरी लगेंगे और आप जॉब करेंगे, ये मेरा आप पे पूरा विश्वास है। तो हो गया, ठीक हो गया। फिर अगले महीने फिर ऐसी बातचीत हुई कि अब क्या है, प्रधान की सीट तो मैंने क्लियर कट कर दी थी, मैं कि नहीं लड़ूंगी चुनाव। यहाँ पे जो है रिजर्व सीट आई, रिजर्व सीट, ऐसी बातें नहीं करते हैं गांव में कि हाँ वो सीट आएगी तो इनको चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, ये रिजर्व सीट आएगी तो हाँ, आपको लड़ाएंगे। तो सीट आई नहीं, तो फिर सीधे पता चला कि क्षेत्र पंचायत प्रधान के लिए एग्री हो गई थी? नहीं हुई थी मैं। अच्छा, हाँ, मुझे ये था कि घर वाले ये तैयारी में थे कि अगर रिजर्व सीट आएगी। हाँ, उनको भी ये था कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर गांव का नेतृत्व करेगा तो कुछ ना कुछ ये गांव के लिए करेगी, कुछ ना कुछ, ये था उनका। और आप बहुत यंग भी थी मतलब? जी, उस समय महज मेरी उम्र 28 साल थी। अच्छा, हाँ, 28 साल की थी मैं उस समय। तो फिर आपने मना कर दिया? तो फिर हाँ, फिर पता चला कि क्षेत्र पंचायत की, तो वहाँ मैंने कहा पापा जी दीदी को कर दो, वहाँ जेठानी जी को, मेरी जेठानी वहाँ दीदी को करवा दिया। अच्छा, तो हो गया। फिर पता चला कि जिला पंचायत की सीट, और फिर पापा से मेरी झड़प हो गई। मैंने कहा पापा नहीं, आप ऐसा मत करिए प्लीज। अच्छा। रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की मैंने पापा से। मेरे अच्छा, मतलब ये है कि आपकी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की जो सीट है रिजर्व सीट आ गई। रिजर्व सीट आ गई। तो क्षेत्र पंचायत में आपकी जेठानी जी ने किया, उन्होंने नामांकन कर दिया। हाँ, और जिला पंचायत में आपको मैंने कर दिया। अच्छा। हाँ, पहले मैंने मना किया था, बहुत मना किया कि नहीं नहीं पापा मत करो, क्योंकि तो जो मैंने आप कैसे मान गई कि जो आप बिल्कुल राजनीति? फिर पापा ने ये कहा कि बेटा देखो मेरा भी सपना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांव में होता है कि कभी नहीं किसी आदमी को मानते हैं कि इनके कहने पे प्रधान या किसी आदमी को पूछ लेते हैं। आप मैंने ये अपने जो ससुर जी है उनको पापा जी कहती है। हाँ, पापा बुलाती है उनको। और उन्होंने भी इतना प्यार आपको दिया, अपना बहुत ज्यादा। वो हमेशा मुझे बेटा ही बोलते हैं। आपको पढ़ाया भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद इसलिए आपने भी उनकी बात मान ली। हाँ, तो मैंने पापा जी की बात, मैंने कहा ठीक है पापा जी आप कह रहे हैं, ये सिर्फ आपके कहने पे कर रही हूँ, और मैं नहीं जानती कि मुझे जीतना कैसे है, क्योंकि मैं कभी इन फील्ड में रही नहीं। इसमें आपके हस्बैंड ने कुछ बोला कि कर लो या नहीं? हस्बैंड की इच्छा थी कि ये। अच्छा, उन्होंने भी बोला? हाँ, उन्होंने किया। मेरे जेठ जी ने, तीनों लोग बैठे, हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, और वो तीनों बैठे, उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप 3 लोगों ने बोल दिया तो करना ही है। तो तीनों की बातों पे मैं सहमत हो गई। हाँ। तो ना इस दौरान आप हमारे जो विधायक है उनके ऑफिस में एक बार कोई चिट्ठी लेके गई थी, वो किस्सा क्या था वो बताना जरा। मैं अपना बायोडाटा लेके गई विधायक जी के पास चुनाव के टाइम कि मुझे टिकट दो आप। अच्छा, मुझे अधिकृत करवाना। अच्छा, अधिकृत करो। हाँ, तो मैंने अपनी पार्टी से। तब आप बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं थे? नहीं, फैमिली तो बीजेपी से ही थी पहले से। पहले से बीजेपी से थे हम ना। तो पापा जी ने भेजा मुझे। अब ऐसे चले गए हम 2-4 मेरे हस्बैंड के दोस्त, अब मैं और मेरे हस्बैंड चले गए माननीय विधायक जी के पास। तो विधायक जी ने बोला कि अरे यार आपने तो बीएड कर रखा है, अगर आप बीच में नौकरी लग गई तो आप तो यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा। मैंने कहा नहीं माननीय विधायक जी, मैं समाज सेवा करूंगी। अच्छा। विधायक जी ने बोला कि ठीक है देखते हैं, आप पे तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बोला कि कहीं बीच में इधर उधर मत करना कि जब वो अगर 1 मिनट तुम्हें टिकट ना दिया जाए तुम क्या करोगी। मैंने कहा मैं भाजपा के लिए काम करूंगी। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मैं जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके लिए काम करूंगी। कि ठीक है कि तुम्हारे विचार अच्छे लगे ऐसे करके। हाँ, तो उन्होंने आपको अधिकृत कर दिया? हाँ, अधिकृत कर दिया मुझे। और मैंने सुना है कि जो हमारे अपर सचिव है पीएमओ में मंगेश घड़ियाल जी, जो रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी भी रहे हैं और उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय जिलाधिकारी हो रहे हैं, उनके साथ भी आपकी कुछ कहानी है, वो कुछ आप उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे? जी, जब बीच में हमारा रस के इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में है, तो उसमें वो कोचिंग देते थे। अच्छा, घड़ियाल जी। अच्छा, तो मैं भी वहाँ जाती थी उस कोचिंग सेंटर में, उनसे क्लास लेते थे? हाँ, क्लास में बैठती थी। फिर जब मैं बनी, अब उनको ये लगा कि उन्होंने मेरे को एक दिन कहा, आप जो है चुनाव जीत गए और आप अध्यक्ष बन गए। मैं अध्यक्ष बन गई। अब मेरे पहले की मुलाकात तो उनसे उस दिन हुई जिस दिन मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। जिस दिन हमारा क्या हो रहा था, वोटिंग हो रही थी। अच्छा। वहाँ जिलाधिकारी रहते हैं, ठीक है, नोडल उसके। तो वहाँ पे उन्होंने प्रमाण पत्र दिया, तो वो मेरे पे देख रहे थे। तो फिर मैंने कहा आज बोलना ठीक नहीं है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब इंटरेक्शन नहीं हुआ? नहीं, एक दूसरे से बात नहीं हुई। तो उसके बाद मैं कुछ दिन बाद उनसे मेरा बैठना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैंने शायद आपको देखा है पहले। अच्छा। हाँ, जब आप जीत गई मैं तो मीटिंग में? हाँ, मीटिंग में। और मीटिंग से पहले थोड़ा बैठना हुआ, तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैंने आपको देखा है कहीं।
मैंने कहा मैं सच कहूँ आपने मुझे कहाँ देखा ये बोला कि हाँ बताइए। तो मैंने कहा आपने मुझे अपनी क्लास में देखा जहाँ आप पढ़ाने आते थे। अच्छा। और उनके तो हंस हंस के कि कह रहे कि आप सच में कह रहे हैं। मैंने कहा मैं वहाँ आती थी कि मैडम। तो ये क्लास कितने साल पहले की बात होगी अध्यक्ष बनने से? वो कुछ महीने पहले की बात है। अच्छा। 2 महीने पहले आप मंगेश घड़ियाल जी से ट्यूशन ले रहे थे और 2-3 महीने बाद जब उनको मिले तो इस जनपद की प्रथम नागरिक के रूप में, जिला पंचायत के रूप में मिले। तो घड़ियाल जी का रिएक्शन क्या था? उनका बहुत अच्छा था। उन्होंने, मैंने कहा भी, मैंने कहा इस बार जब मैंने मैं आप से कोचिंग ली तो मेरे नंबर इतनी आ रही है। बहुत खुश हुए। आप एक बहुत ही सफल जो है राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन ये जो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हुई है ये 2-3 सालों में, ये कैसे हो गया? मतलब एक आदमी जो टीचर बनना चाहता है वो एकदम से नेता बन गया, तो ये लीडरशिप आपने कैसे डेवलप किया अपने अंदर? तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी दादी से सीखी हैं। मेरी दादी अनपढ़ थी, उस समय स्कूल बहुत कम हुआ करती थी और दादी से हमने ये सीखा है समाज सेवा कैसे करनी है, किसी को सहयोग कैसा करना है। तो ये सब हमने अपनी दादी से सीखा है। जैसे गांव में छोटे बच्चे कभी भूखे हैं, उनके घर वाले घर में नहीं है, उनकी देख रेख करना, तो ये सारी चीज़ें दादी करती थी। सबको एक नहीं कहते हैं कि धागे में पिरो के रखना, तो ऐसे रखती थी। अच्छा, उन्होंने मतलब परिवार हो सबको नेतृत्व करने की क्षमता थी। किसी पद पे थी वो? मतलब नहीं, पद पे नहीं थी, गरीब ऐसी में। अब क्योंकि कहते हैं ना कि एक फौजी की जो वाइफ होती है, तो वो चीज उनमें थी कि मैं, मुझे अपने पे गर्व है। मानते भी थे। हाँ, उस समय लोगों का क्या था कि मानते भी बहुत थे। मैंने जो दादी ने बोल दिया कि बस चाची ने बोल दिया या बड़ी ने बोल दिया ये काम होना है तो होना है, तो वो काम होता था वहाँ पे। वही करती थी दादी बस। और फिर हमने देखा है कि दादी मेरी जैसी माँ को, ताई को बहुत अच्छा मानती थी। हाँ, ये सारी चीजें थी दादी में, हर एक गुण दादी की। अभी भी मेरी माँ और ताई बहुत तारीफ करते हैं कि हमने वो चीजें नहीं देखी हैं जो पुरानी सास करती थी। हाँ, तो ये तो यूँ कहें कि आपके अंदर आपकी दादी की झलक है। हाँ, दादी पूरी दादी की तरफ से। दादी कहती थी कि जैसी सेवा करेंगे वैसे मेवा मिलेगा। अभी है मतलब वो? नहीं, दादी नहीं है। अरे नहीं है। तो चलिए, अगर वो ऊपर से सुन रही हैं ना, ऊपर से जरूर सुन रही होगी। अच्छा, अगर आज आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको टीचर की जॉब करनी है या आपको नेता बनना है या मतलब समाज की सेवा करनी है, तो आप क्या चुनेंगी? मैं समाज सेवा ही चुनूंगी। क्योंकि ऐसा क्यों मतलब? ऐसा इसलिए कि समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जिसने समाज के लिए काम किया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक मन को तसल्ली मिलती है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, किसी असहाय के लिए कुछ किया है, तो समाज सेवा ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, तो मैं चाहती हूँ जो मेरे इतनी मुझे टीचर बनने में तसल्ली नहीं होगी जितने मुझे एक समाज सेवक बनने में है। अच्छा। हाँ। ताकि बहुत सारी जो भाई हैं देखिए बड़े सपने, बिल्कुल बड़े, वो सब सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। मैं चाहती हूँ सब लोग बड़े सपने देखें। अच्छा। और जब आदमी बड़े सपने देखता है तो कुछ ना कुछ उसको मिलता जरूर है, और वो हमेशा अपने सपनों को पार करने के लिए उसको तत्पर रहना चाहिए। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आज आपकी कहानी सुन के, और मैं समझता हूँ कि जो लोग आपको सुनेंगे, जो देखेंगे, जो जानेंगे आपके बारे में, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। एक गरीब घर से आई हुई लड़की जिसने घर में वो तमाम कार्य किए जो पहाड़ों में लोग करते हैं, गोबर निकालना हो, घास काटना हो, बांझ लाना हो, खेत में निराई गुड़ाई करना हो, और उसके बावजूद आज इस पद पे है जिसपे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अग्रिम जीवन के लिए भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप यूं ही जीवन में बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।